गुड इवनिंग। और आज सबसे पहले आप लोग से एक बात बोलना है। आप लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं या कुछ भी, कम से कम कुछ तो कमेंट किया करो बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कि हाँ समझ में आ गया, कुछ भी क्लियर है या कुछ भी। आप लोगों को कमेंट करने तो आता ही होगा ना, तो चैनल को जब पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद एक कमेंट करके जाया करो। और जितने लोग पढ़ते हैं, पहली चीज़, कोई लोग एक लाइक तक नहीं करते हैं। क्यों? आप लोगों को प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती है वो समझ में नहीं आती है? क्लियर तो होती होंगी आपकी, तो क्लियर हो रही है जब सारी चीज़ें समझ में आ रही है तो आपको एक बार कमेंट और लाइक तो ज़रूर करना चाहिए। शेयर करो या ना करो, पर जो लोग पढ़ के जा रहे हैं उनका लाइक और कमेंट तो बनता ही है। तो आप लोग अब वीडियो देख के और एक बार लास्ट में जब आप लोग का पूरा पढ़ लेंगे तो एक बार लास्ट में लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएंगे वीडियो को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का सेशन, आगे का जो भी आपका चैप्टर का पार्ट है या कुछ भी। हम अभी तक जो हमारा चैप्टर है वंशागति का आणविक सिद्धांत, इसमें हमने डीएनए को जाना, डीएनए के बारे में देखा, उसमें शामिल होने वाले वैज्ञानिकों की चर्चा की। जैसे मॉडल में आपके 3 वैज्ञानिक, इरविन चारगाफ, फ्रांसिस, फ्रेडरिक मेशर, वाटसन क्रिक, इस प्रकार से कुछ वैज्ञानिक है। उसके बाद डीएनए की, पहले तो हमने डीएनए को जाना कि उसका न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड के बारे में पढ़ लिया, नाइट्रोजन क्षार देख लिए, मॉडल देख लिया। और मॉडल देखने के बाद जो कल का वीडियो था उसमें हम लोग चर्चा किए थे खोज के बारे में, अनुवांशिक पदार्थ की खोज क्यों हुई। डीएनए मॉडल मिल गया तो लोग अब अनुवांशिक पदार्थ की खोज करने लगे और पता लग गया कि कौन है, डीएनए है। और डीएनए के पास क्या क्या अनुवांशिक गुण होने चाहिए ये भी हम लोग देख चुके। और अगर आरएनए है उसी के साथ, तो पहले लोग आरएनए को ही अनुवांशिक पदार्थ मानते थे, अब क्यों नहीं मानते? तो हमने डीएनए आरएनए में अंतर भी देख लिया कि क्या अंतर होता है जिस कारण आरएनए को डीएनए की तरह अनुवांशिक पदार्थ नहीं कहा जा सकता है। जबकि आपको कुछ अपवाद मिलेंगे, टोबैको मोज़ेक वायरस, कोविडा बैक्टीरियोफेज, तो इस प्रकार के 2 ऐसे अपवाद हैं जिसमें हमेशा अनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही होता है। तो आप लोग का कुछ टॉपिक्स का हम चर्चा कर चुके हैं। डीएनए पैकिंग की भी बात कर लिए हम लोग कि एक डीएनए का पैकेजिंग किस प्रकार से होता है। उसमें हम लोग न्यूक्लियोसोम किसको कहते हैं, क्रोमेटिन किसको कहते हैं, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ऐसे कुछ वर्ड्स हमने देखा, हिस्टोन प्रोटीन। फिर से डीएनए की लंबाई मनुष्य के शरीर में, तो डीएनए की लंबाई कितनी है? 2.2 मीटर। तो इस प्रकार से कल के टॉपिक को हम लोग क्लियर किए, परसों को भी देखे। अब जो आज का वीडियो है आपका, वो वीडियो है प्रतिकृति के बारे में। आप लोग को प्रतिकृति का परिभाषा लिखाया गया होगा, और प्रतिकृति का परिभाषा जो है वो सीधा यही होता है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया जो भी होती है उसे हम डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा तो नहीं लिखा हुआ है प्रतिकृति का, पर उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है कि प्रतिकृति के बारे में चर्चा किया किसने है। याद करेंगे आप वाटसन क्रिक को, जो कि अनुवांशिक पदार्थ की खोज से पहले चर्चा हुए हैं। जैसे अनुवांशिक पदार्थ का पता लगा कि हमारा अनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए, तो वाटसन क्रिक खुद डीएनए का मॉडल बनाए थे। उन्होंने अब क्या सोचा कि जब हमारा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है तो क्यों ना हम एक नया डीएनए तैयार करने का सोचें। यानी एक नया डीएनए अब तैयार करते हैं कि एक डीएनए बनता कैसे है। जैसे ही इन्होंने डीएनए बनाया, पता चला कि डीएनए से खुद डीएनए का निर्माण होता है, जिसे हम प्रतिकृति कहते हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ के नए रूप का निर्माण वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया, वही 1953 के मॉडल के बाद जब पूरी खोज हो गई। यानी 1952 में आपके अनुवांशिक पदार्थ की खोज हो चुकी थी, सिद्ध हो चुका था कि हमारा अनुवांशिक पदार्थ क्या है। पूरा हमारा अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। डीएनए की खोज होने के बाद मॉडल 1953 में मिला, और 1953 का मॉडल मिलने के बाद इन्होंने खुद एक नया डीएनए बनाया, जिसे डीएनए प्रतिकृति कहा हमने। डीएनए प्रतिकृति में पता क्या लगा कि ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो डीएनए का हिस्सा आप लोग को दिख रहा है, ये जो असली डीएनए है, ये डीएनए का हिस्सा है। देखिए क्या होता है, बाद में कैसे नया डीएनए बनता है। ये डीएनए के हिस्से दोनों अलग अलग धागे खुल जाते हैं, जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट वो है जो खुद नए डीएनए का आगे चल के निर्माण करते हैं। पुराना डीएनए मान लेते हैं कि हमारे पिता का डीएनए, अब हमारे शरीर में जब ये पिता का डीएनए आ जाता है तो ये कहीं ना कहीं दोनों धागे जो होते हैं, ये दोनों धागे अलग अलग हो जाते हैं, और हमारे शरीर में एक नया धागा इसी से जुड़कर हमारे शरीर में क्या होगा,
हमारे शरीर में एक और नया पूरक डीएनए तैयार होता है और इस तरीके से जुड़ जाता है। तो आप लोग देख लिए कि कैसे एक पूरक रज्जुक जुड़कर एक नया डीएनए का निर्माण करता है। तो यही हुआ है कि इन्होंने बताया कि डीएनए अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है और पूरक रज्जुक बनाने लगता है। पूरक रज्जुक क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके सामने हो सकता है ये डीएनए जो लाल वाला है, हो सकता है ये इसके सामने एडेनिन होगा और पूरक वाले में थाइमिन, यानी उसके सामने जो होता है प्यूरिन के विपरीत पायरिमिडिन और विपरीत होने की वजह से हम इसे पूरक रज्जुक कहते हैं। तो पूरक रज्जुक कौन बनाता है? एक नया रज्जुक जो भी बनता है उसे हम पूरक रज्जुक बनते हैं। और पुराना डीएनए जब खुलता है तो उसी को हम टेम्पलेट के रूप में बार बार रिपीट करेंगे। आप लोगों को किताब में भी वर्ड बार बार मिलेगा टेम्पलेट। तो टेम्पलेट जो होते हैं वो पुराने डीएनए होते हैं, नया डीएनए जो बनता है वो पूरक रज्जुक कहलाता है। तो इस प्रकार से डीएनए प्रतिकृति में काम होता है। डीएनए प्रतिकृति के बारे में बताए कि कौन? वाटसन और क्रिक। उन्होंने क्या कहा कि डीएनए जब अलग होते हैं तो टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं और ये टेम्पलेट के रूप में काम करके फिर से एक पूरक रज्जुक का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से आपके डीएनए प्रतिकृति में एक नया डीएनए तैयार होता है। इस प्रकार वाटसन और क्रिक ने कहा कि डीएनए प्रतिकृत अर्धसंरक्षी है। अर्धसंरक्षी कहने का मतलब ये जो आप एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आपके दोनों डीएनए अलग हुए हैं, डीएनए का आधा हिस्सा अलग हुआ है और फिर से एक नया डीएनए खुद तैयार कर लेता है। तो ये जो विधि है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसको अर्धसंरक्षी विधि का नाम किसने दिया? ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि डीएनए प्रतिकृति को अर्धसंरक्षी विधि नाम किसने दिया? तो आपके वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन क्रिक ही थे जो पहली बार चर्चा किए थे डीएनए प्रतिकृतिकरण की। उन्होंने ही बताया था कि डीएनए से डीएनए बनता है। उसी में उन्होंने कहा कि जब डीएनए खुलकर अलग होता है तो वो टेम्पलेट कहलाता है और जब एक नया डीएनए उससे जुड़कर एक नया रज्जुक उससे जुड़ता है तो उसे हम पूरक रज्जुक कहते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इस जो भी ये काम चल रहा है इसको देख करके इन्होंने कहा कि ये एक प्रकार की अर्धसंरक्षी विधि है। आप लोग कॉपी में, ऑब्जेक्टिव कॉपी में नोट करके लिख लेंगे कि अर्धसंरक्षी विधि किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने दिया है। उसके बाद अर्धसंरक्षी विधि पर एक्सपेरिमेंट भी किया गया है जो कि आपका मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट है। ये वीडियो आपका डल चुका है, तो जो भी लोग मेसेल्सन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट नहीं देखे हैं वो जाकर इसी चैनल में मेसेल्सन और स्टॉल एक्सपेरिमेंट देख लेंगे ताकि उनका ये चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सारा उस वीडियो में बहुत अच्छे से डाला हुआ है। तो अर्धसंरक्षी विधि नाम दिया आपके वाटसन क्रिक ने और इसको पूरे एक्सपेरिमेंट के साथ किसने समझा दिया? मेसेल्सन और स्टॉल ने। कब? 1958 ईस्वी में। इसी प्रकार से एक पेड़ पर बीसिया फाबर पर काम किया था टैलेट ने अर्धसंरक्षी विधि को समझाने के लिए। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, ये सब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एक लाइन में हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जिस प्रकार से मेसेल्सन स्टॉल ने एक्सपेरिमेंट किया था सेम उन्हीं की तरह एक्सपेरिमेंट टैलेट ने भी किया हुआ है। टैलेट वैज्ञानिक है, किस पर किए हैं? बीसिया फाबासेम पर, जो कि एक पादप की जाति है। तो बीसिया फाबासेम पर इन्होंने, टैलेट ने भी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर लिया था और एक्सपेरिमेंट करके वही रिजल्ट मिला जो हमारे मेसेल्सन ने दिया था। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिकृति के बारे में कुछ हल्का सा जानकारी था जो कि आप लोग को जानना जरूरी था। तो प्रतिकृति में क्या है? आपका डीएनए से डीएनए बन रहा है, उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका एक जो पुराना डीएनए है, पुराना डीएनए से एक धागा अलग होगा और उस पुराने धागे के साथ एक बस नया धागा बनेगा। जो नया धागा बनेगा वो पूरक होगा, यानी हो सकता है पुराने जीन में अगर एडेनिन होगा तो हमारा नया वाले में थाइमिन बनेगा, पुराने वाले में थाइमिन होगा तो नए वाले में एडेनिन बनेगा। तो इस प्रकार से टेम्पलेट को देख करके हमारा पूरक जीन तैयार होता है और उसके विपरीत बनाते जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिकृति बस था और प्रतिकृति में आपको यही परिभाषा लिखना है कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को प्रतिकृतिकरण कहते हैं। हाँ, एक लाइन लिख के नहीं छोड़ना है आपको, उसमें ऐड करना है कुछ पॉइंट। उसमें आपको लिखना है कि प्रतिकृति की प्रक्रिया सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक द्वारा दिया गया है, जिन्होंने कहा कि यह एक प्रकार की अर्धसंरक्षी विधि है। इतना आप लोग लिखेंगे तो दो में 2 मार्क्स बनता है, नहीं तो एक लाइन लिखने से कुछ नहीं होगा। अगर कभी पूछ भी दिया जाता है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या है, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। यह विधि सर्वप्रथम वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया है, जिसे कि अर्धसंरक्षी विधि कहा गया है।
उसके बाद हम कुछ एंजाइम की चर्चा करेंगे जो कि हमारे एनसीईआरटी के मुताबिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानना इसको ज़रूरी है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण में कौन कौन से एंजाइम शामिल होते हैं। वैसे तो आपको बहुत सारे एंजाइम पढ़ना है, पर हमारे एनसीईआरटी के मुताबिक चले तो कुछ एंजाइम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या है। पहला आपका जो एंजाइम दिया हुआ है वो है डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पढ़ने से पहले एक बार चर्चा करते हैं कि करता क्या। देखिए, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड को बहुत कम समय में बनाता है। जैसे कि अगर बात करें ई कोलाई, तो ई कोलाई का जीवन काल आप लोग जानते हैं कि 20 मिनट का होता है। तो उस 20 मिनट में कई सारे डीएनए बन जाते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो कि 6.6 × 10⁻⁹ क्षार युग्मक होते हैं, उनको बनाने में केवल 18 मिनट का समय लगता है। कितना? 18 मिनट का समय लगता है। 6.6 × 10⁻⁹ 10⁻⁹ आप जब पूरा डिफाइन करेंगे समझ सकते हैं कितना। उतने सारे क्षार युग्मक को बनाने में केवल 18 मिनट का समय लगता है। क्यों? डीएनए पॉलीमरेज की वजह से। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड को कम समय में बहुत ज़्यादा बनाता है, जिस कारण हमारे शरीर में 18 मिनट में तुरंत क्षार युग्मक तैयार हो जाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुकलन में यानी बहुत सारे उसके रूप को उत्प्रेरित कर बहुत कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड का बहुकलन करता है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड क्यों हमने बात की? क्योंकि डीएनए की बात हो रही है। बहुकलन कर उत्प्रेरित मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को करने की शुरुआत या करने के लिए उत्प्रेरित करना। बहुत कम समय में अधिक संख्या में क्या बनाएगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज का काम आपको याद रखना है कि ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुकलन को उत्प्रेरित करता है एवं बहुत कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है। नीचे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, आप इसको ऑब्जेक्टिव समझ के नोट कर सकते हैं। मनुष्य के क्षार युग्मक 6.6 × 10⁻⁹ को प्रतिकृत प्रक्रिया पूरा करने में 18 मिनट का समय लगता है। दूसरा एंजाइम जो हमारा है वो लाइगेज एंजाइम है। देखिए, होता क्या है कि हमारे जो डीएनए की शुरुआत होती है, आप लोग को एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें डीएनए को खोल करके दिखाया हुआ है, रेड ब्लू लाइन होंगे। उस लाइन में एक लाइन जो होता है सीधा बनता है, यानी 5 दिशा की जो डीएनए खुलती है, पुराना धागा खुल गया। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा 5' से 3' है और ये हमारा 3' से 5' है। जब ये धागा खुलता है, इसमें जो नया डीएनए तैयार होगा वो किस दिशा में तैयार होगा? 5' से 3' में। किस दिशा में तैयार होगा? 5' से 3' में। जबकि ये वाला जो हिस्सा है वो 3' से 5' की ओर चलता है। कहाँ से कहाँ चलता है? 3' से 5' की ओर। तो एक तरफ का जो आपका काम है वो काम सतत चलता जाता है, जबकि एक तरफ का काम जो है वो आपका असतत होता है। असतत कहने का मतलब कि ये जो काम चल रहा है आपका, ये रुक रुक के हो रहा है। यानी डीएनए बना, फिर आधा डीएनए बना, फिर बना, इस तरीके से अलग होकर बनता है। जबकि 5' से 3' वाला आप लोग जो देखेंगे वो सतत काम हो रहा है। क्या हो रहा है? लगातार काम हो रहा है। तो इन डीएनए को आपस में, ये जो डीएनए आपको खंडित दिख रहे हैं, असतत रूप से दिख रहे हैं, इनको आपस में जोड़ने का काम डीएनए लाइगेज करता है। क्या करता है? डीएनए लाइगेज करता है। तो बस आपको इतना समझना है कि 5 से 3' प्रतिकृति जो होती है सतत होता है। सतत यानी लगातार प्रतिकृत का मतलब क्या होता है? नया डीएनए जो बनता है 5 से 3' वाले दिशा में लगातार बनता है, जबकि 3 से 5' वाले दिशा में असतत यानी लगातार नहीं बनता है, गैप करके बनता है। तो उन गैपों को जोड़ने के लिए हम काम लाते हैं किस एंजाइम का? अपने लाइगेज एंजाइम का। किस एंजाइम का उपयोग करेंगे? लाइगेज एंजाइम का। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है आपका? डीएनए पॉलीमरेज बहुत कम समय में अधिक संख्या में न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। वही दूसरा चीज़, जब हमारा नया डीएनए बनता है तो 5 से 3 की दिशा में लगातार बनता है, जबकि 3 से 5 वाली दिशा में लगातार नहीं बनता है। रुक के कुछ खंड छोड़ के बनता है, और खंडों को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? डीएनए लाइगेज का। तीसरा हमारा है आरएनए पॉलीमरेज। देखिए, डीएनए जब बनता है तो उसके कुछ शर्त होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो बोलता है कि मेरा मकान खुद मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, वो किसी और के संवाहक की मदद से स्टार्ट करवाता है। यानी डीएनए को
नया डीएनए बनाने के लिए उसको एक संवाहक चाहिए और वो है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जब तक उस डीएनए से आकर हल्का सा जुड़ेगा नहीं तब तक डीएनए पॉलीमरेज काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। यानी डीएनए को न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए सबसे पहले किसकी मदद चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज को। तो डीएनए प्रतिकृति की शुरुआत करने के लिए संवाहक के रूप में कार्य करता है कौन सा एंजाइम? आपका आरएनए पॉलीमरेज। तो इस प्रकार से आपको तीन एंजाइम याद रखने हैं कि प्रतिकृतिकरण में शामिल होते हैं। पहला आपका डीएनए पॉलीमरेज जो कि न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, पर न्यूक्लियोटाइड बनाने से पहले प्रतिकृति की शुरुआत कौन करेगा? आपका आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट करेगा, उसके बाद से जितने मर्जी न्यूक्लियोटाइड बनाने होंगे वो आपका डीएनए पॉलीमरेज जब एक बार स्टार्ट हो गया तो करते चला जाएगा। वो जो काम होता है कहीं कहीं किस हिस्से पर असतत रूप से होता है, तो असतत वाले खंडों को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनए लाइगेज का। तो इस प्रकार से आपको बस 3 एंजाइम, ये केवल प्रतिकृति के हैं, प्रतिकृतिकरण में ये 3 एंजाइम आपको याद रखने हैं कब, कैसे और किस समय में काम कर रहे हैं। और ज़्यादा डाउट होगा तो आप अपने एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है सतत और असतत का, देख सकते हैं कि कैसे है। उसके बाद आज का सबसे बेस्ट टॉपिक है हमारा अनुलेखन। अनुलेखन में बहुत लोगों को डाउट होता है और किसी को तो क्लियर भी नहीं होता है कि अनुलेखन है क्या। अनुलेखन अगर सिंपल भाषा में बात करें तो अभी तक हम नया डीएनए बना लिए, डीएनए के बारे में पढ़ लिए, पर डीएनए के बाद अब आता है आरएनए और आरएनए के बाद आता है प्रोटीन। केंद्रक में 3 ही चीज़ बनता है ना, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। केंद्रक में हमने डीएनए की तो पूरी चर्चा कर ली, हर जगह चर्चा कर ली कि डीएनए में क्या चाहिए, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए के बारे में किसने बताया, कौन से वैज्ञानिकों ने बताया। अब जब हमारा डीएनए का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया कि कैसे बनता है क्या, तो डीएनए के बाद अब क्या बनने वाला है? आपका आरएनए बनने वाला है। तो डीएनए की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। हम डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते हैं कि डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया को, यहाँ कुछ वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे आपको। प्रतिलिपिकरण किसका? आनुवांशिक सूचनाओं का। आनुवांशिक सूचना आपका कौन लाता है? वही नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, थाइमिन, पर थाइमिन की जगह पर यहाँ यूरेसिल बन जाता है। तो आपका एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन यही जाकर आगे चल के आरएनए में चेंज हो जाते हैं। तो डीएनए की एक रज्जुक से, दोनों रज्जुक से नहीं, ध्यान रखना, डीएनए के दोनों रज्जुक से आरएनए नहीं बनता है। डीएनए के केवल एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का किसमें? आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन क्या है? डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं को आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहते हैं। और इस अनुलेखन में क्या होगा? आपका एडिनोसिन थाइमिन की जगह पर क्या जुड़ेगा? यूरेसिल जुड़ेगा। तो अनुलेखन में आपको ध्यान देना है कि अनुलेखन में हम डीएनए से आरएनए बनाने वाले हैं, पर कितने रज्जुक से? केवल एक रज्जुक से। और एक रज्जुक से किसका प्रतिलिपिकरण होगा? आनुवांशिक सूचनाओं का। किसमें? आरएनए में। तो डीएनए की एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण होना क्या कहलाता है? आपका अनुलेखन। और अनुलेखन में अब क्या होगा कि एडिनोसिन थाइमिन की जगह कहाँ किससे जुड़ेगा? तो आपकी यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। यही चीज़ तो आपको ध्यान देना है कि अब जो हमारा नया रज्जुक बनेगा आरएनए वाला, वहाँ पर एडेनिन जो है अब आपका यूरेसिल के साथ जुड़ेगा। अनुलेखन इकाई, अनुलेखन में 3 इकाई जो है बहुत मदद करते हैं, जिसको हम अनुलेखन में आपके 3 इकाई का नाम दिया हुआ है। उन्नायक जिसे हम प्रारंभक भी कहते हैं, संरचनात्मक जीन जिसे दीर्घीकरण भी कहा जाता है, समापक समापन कहा जाता है। उन्नायक, प्रारंभक, आपको उन्नायक नहीं समझ में आ रहा होगा, पर प्रारंभक तो समझ में आ रहा होगा। जो स्टार्ट करवाता है, जो इकाई शुरुआत करवाने का काम करेगा, उसे उन्नायक कहेंगे। संरचनात्मक जीन जो कि पूरा का पूरा आपका आरएनए जो बनाएगा यही बनाएगा, यही तय करेगा कि कौन सा किसका लेखन करना है, क्या करना है, पूरे संरचनात्मक जीन में काम चलेगा। और लास्ट में आपका होता है समापक, जो कि काम को ख़त्म करने का काम करता है कि कब तक आरएनए को बनाना है और कहाँ तक बनाना है, इस चीज़ का निर्धारण करता है। तो देखते हैं उन्नायक, समापक और संरचनात्मक जीन के बारे में क्या लिखा हुआ है। उन्नायक में कहा गया है कि संरचनात्मक जीन के 5 किनारे पर उन्नायक स्थित होता है। उन्नायक आपका कहाँ होगा? हमारा जो डीएनए वाला धागा खुला है वो कौन सा है? 5' से 3'। तो 5' से कौन जुड़ जाएगा? आपका उन्नायक जुड़ जाएगा। उन्नायक जुड़ने के बाद यह टेम्पलेट व कुटलेखन रज्जु का निर्धारण कर उस डीएनए के अनुक्रम का निर्धारण करता है।
ये टेम्पलेट व कुटलेखन रज्जु, देखिए टेम्पलेट हमने किसे कहा था, टेम्पलेट जो पुराना डीएनए था, और पुराने से जो नया धागा बनेगा हम पूरक रज्जु कह रहे थे, पर जब हम आरएनए बनाते हैं तो पूरक रज्जु की जगह उसे कुटलेखन कहते हैं। यानी आप लोग इस चीज़ को देखेंगे, ये आप लोग समझेंगे कि ये हमारा पुराना डीएनए है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, टेम्पलेट कह रहे हैं। ये आपका पुराना डीएनए जिसे हम टेम्पलेट, और ये जो धागा बन रहा है ये धागा ही प्रोटीन बनाएगा, जिसे हम कुटलेखन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुटलेखन। तो आपके बुक में कुछ ऐसे करके दिया होगा, और इसी कुटलेखन में 5 सिरे से यहाँ से ऐसे उन्नायक जुड़ जाएगा, यहाँ समापक होता है, और बीच में आपका क्या चलेगा, बीच में आपका संरचनात्मक जीन का काम चलेगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि उन्नायक आपका एक टेम्पलेट होगा जो कि पुराना वाला डीएनए होगा, और एक जो धागा बनेगा वो आपका होगा कुटलेखन रज्जु बनेगा, जो कि कुटलेखन करता है कि इसको आरएनए कैसे बनाना है। तो उन्नायक जो है वो संरचनात्मक जीन के 5 किनारे पर उन्नायक जुड़ जाता है। ये टेम्पलेट और कुटलेखन रज्जु का निर्धारण करेगा। दूसरा डीएनए अनुक्रम का निर्धारण करता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ना है। जब तक हम डीएनए या आरएनए बनाने के लिए जब तक हम एंजाइम नहीं जोड़ेंगे तब तक हमारा काम स्टार्ट नहीं होगा। तो उसी प्रकार से आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ना पड़ता है, पर उसको जोड़ता कौन है, आपका उन्नायक। तो उन्नायक शुरू में ही पाया जाएगा, संरचनात्मक जीन के 5 किनारे पर ही जुड़ जाएगा, और वो पहले तो निर्धारण करेगा टेम्पलेट और कुटलेखन रज्जु का। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज को तय करेगा कि किस डीएनए अनुक्रम के साथ जोड़ देना है। तो उन्नायक काम क्या कर रहा है, पहले तो जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद, जुड़ा तो ऐसे है नहीं ना, कुछ काम होगा उसका। पहला काम आपका क्या है, पहला काम आपका है टेम्पलेट और कुटलेखन रज्जु का निर्धारण करेगा, और दूसरा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जोड़ता है। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि टेम्पलेट कुटलेखन रज्जु का निर्धारण और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ता है। बस 2 काम है इसके, और जुड़ता क्या है आपका 5 किनारे पर। तो 5 डैश किनारे पर ये जुड़ जाएगा और 2 काम को करेगा, 2 रज्जुकों का निर्धारण करेगा, और प्लस में उसके साथ एंजाइम को जोड़ देगा। उसके बाद देखते हैं समापक का कार्य। तो समापक में लिखा हुआ है ये संरचनात्मक जीन के 3 किनारे, और लास्ट वाला हिस्सा हमारा कौन सा है, 3 डैश किनारा। तो लास्ट वाला जो आपका हिस्सा है संरचनात्मक जीन का, वहाँ समापक जुड़ जाएगा और अनुलेखन की प्रक्रिया का समाप्ति का निर्धारण करता है। तो एक है जो आपका शुरुआत करवाता है आरएनए पॉलीमरेज को जोड़कर, दूसरा है जो आपके 3 किनारे पर जुड़कर ये जितना अनुलेखन की प्रक्रिया है उसके समाप्ति का निर्धारण करता है। और रह गया हमारा बीच वाला जो कि आपका संरचनात्मक जीन है। तो ये संरचनात्मक जीन पूरा का पूरा अनुलेखन का काम करेगा, यानी यही जीन जो है वो आपका आरएनए में चेंज होगा और एमआरएनए का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम लोग को कितने चीज़ मिलेंगे, इस प्रकार से आपको 3 चीज़ मिलेगा। ये आपका टेम्पलेट है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, ये आपका क्या है, टेम्पलेट, और ये हमारा कुटलेखन रज्जुक है। ये क्या है हमारा कुटलेखन रज्जुक। ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है ये टेम्पलेट रज्जुक है, दूसरा हमारा रेड वाला जो है वो कुटलेखन रज्जुक है। उसके बाद अब हम शुरुआत करने के लिए किसको जोड़ेंगे, आपके 5 डैश से आपका ये है 5 डैश से हम उन्नायक को जोड़ देंगे। उन्नायक को जोड़ने के बाद इस उन्नायक में काम क्या है, ये दोनों का निर्धारण करेगा टेम्पलेट और कुटलेखन रज्जु का। उसी के साथ ये किसको जोड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज को, डीएनए अनुक्रम के साथ आरएनए पॉलीमरेज। ये आपका लास्ट वाला हिस्सा 3 डैश में समापक जुड़ जाएगा, और ये क्या करेगा कि इस काम जो भी बीच में काम चल रहा है ये कब खत्म होगा उसका निर्धारण करेगा। ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, संरचनात्मक जीन, और इसी संरचनात्मक जीन में निर्माण होगा आगे चल के एमआरएनए का। किसका निर्माण होगा, एमआरएनए का। तो इस तरीके से आपको देखना है उन्नायक, समापक और संरचनात्मक जीन जो कि आगे चल के एमआरएनए बनाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि अनुलेखन क्या है, अनुलेखन इकाई क्या है, और अनुलेखन की इकाई जो है ये तीनों कैसे कैसे काम करती हैं। तो हम बात कर रहे हैं आरएनए बनाने के लिए, और आरएनए बनाने के लिए हमने अभी तक यही देखा है कि अनुलेखन मतलब कि आरएनए जो बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है, तो आपका अनुलेखन है।
अनुलेखन में हम यही अनुलेखन की प्रक्रिया वही है जो आपको क्या करती है कि डीएनए के एकल रज्जु से अनुवांशिक सूचनाओं का प्रतिलिपिकरण किसमें करेगी, आरएनए में करती है। ये पूरी प्रक्रिया आपका क्या है, ये पूरी प्रक्रिया आपका अनुलेखन है। अब अनुलेखन के अंदर घुसते हैं कि काम कौन कौन सा होता है। तो अनुलेखन में जाने से पहले हम लोग को 3 इकाई चाहिए। वो इकाई है आपका उन्नायक, संरचनात्मक जीन और समापन। हम इसे प्रारंभक, दीर्घीकरण और समापक भी कहते हैं। तो प्रारंभक में आपका स्टार्ट करना है हमको काम को, संरचनात्मक जीन में पूरा प्रोसेस चलेगा और समापन में आपको लास्ट कर देना है, एंड कर देना है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनुलेखन में शामिल एंजाइम व उनके कार्य। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अनुलेखन में केवल आपको एक ही एंजाइम नहीं चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। हमारा आरएनए 3 प्रकार का होता है, पता है ना आपको, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। और तीनों आरएनए को अलग अलग एंजाइम बनाते हैं, पर बनाता आपका आरएनए पॉलीमरेज ही है। पर आरएनए पॉलीमरेज के 3 प्रकार मिलके 3 आरएनए का निर्माण करते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा पॉलीमरेज किस आरएनए को बनाता है। तो आप इस चीज़ को नोट, आप इसको क्वेश्चन में लिख लेंगे कि अनुलेखन इकाई में शामिल होने वाले एंजाइम का कार्य बताएं। तो अनुलेखन इकाई में आपके 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं। पहला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो कि राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल हम आरएनए को कहते हैं। ये आरआरएनए आपका 3 प्रकार का होता है, एक 28S का, 18S का और एक 5.8S का, जिससे ये अनुलेखित करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसको बना रहा है, आरआरएनए को। और आरआरएनए आपके 3 हैं, 28S, 18S, 5.8S। इन तीनों को अनुलेखित करेगा। अनुलेखित करने का मतलब है बनाना। जब पहली हम परिभाषा में पढ़ चुके हैं अनुलेखन क्या है, तो अनुलेखन आपका डीएनए से आरएनए। तो बार बार आपको ये चीज़ें रिपीट नहीं की जाएंगी। अनुलेखित का मतलब क्या है, अनुलेखित का मतलब आप बस समझ जाएंगे कि आरएनए बनाना। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आपका क्या बना देगा, आरआरएनए बना देगा। और वो आरआरएनए आपका 3 है, 28S का भी हो सकता है, 18S का भी हो सकता है, 5.8S का भी हो सकता है। सेकेंड है हमारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आप लोग सेकेंड भी पहले लिख सकते हैं जो तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है आपका, ये अंतरण आरएनए बनाएगा। अंतरण आरएनए हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में आपका ट्रांसफर आरएनए होता है और आरआरएनए का इंग्लिश राइबोसोमल ही होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड अंतरण आरएनए यानी टीआरएनए बनाएगा। और टीआरएनए आपका 2 प्रकार का मिलेगा, 5SR आरएनए, SN आरएनए। तो ये टाइप है कुछ आरएनए के भी। आरआरएनए में जैसे हम देखें 28S, 18S, 5.8S, वैसे ही हमारा टीआरएनए का भी 2 प्रकार होता है, 5SR आरएनए, SN आरएनए। तो इन्हें बनाएगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आपके टीआरएनए को बनाएगा। टीआरएनए में 2 प्रकार है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बनाएगा और आरआरएनए को आप लोग देख लेंगे कितना है टाइप। उसके बाद सेकेंड वाला हमारा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, जो कि दूत आरएनए, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए व HN आरएनए का अनुलेखन करता है। एमआरएनए का भी एक टाइप है जो कि HN आरएनए है। तो इस प्रकार से 3 पॉलीमरेज 3 आरएनए को बनाते हैं। फर्स्ट आपका आरआरएनए बनाएगा, सेकेंड एमआरएनए और थर्ड टीआरएनए। ध्यान इसमें क्या देना है आपको, टीआरएनए, एमआरएनए, आरएनए कौन बना रहा है ये तो याद हो जाएगा, पर आप लोग टाइप भूल जाएंगे। तो आपको पूरा विधिवत याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट यह राइबोसोमल आरएनए 28S, 18S एवं 5.8S को अनुलेखित करता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड यह दूत आरएनए, एमआरएनए एवं HN आरएनए को अनुलेखित करता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड यह अंतरण आरएनए, टीआरएनए एवं SN आरएनए, 5SR आरएनए को अनुलेखित करता है। तो ये आपके तीनों आरएनए कौन बनाएगा और कौन सा एंजाइम बनाएगा, कौन सा एंजाइम आपका काम करेगा। बीच में संरचनात्मक जीन की चर्चा हो रही है, ये कहीं और की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये आपका संरचनात्मक जीन में जो बीच में काम होने वाला है उसी की हम लोग चर्चा किए हैं कि बीच में हमारा 3 आरएनए बनेगा और तीनों आरएनए बनने के लिए बीच बीच में आरएनए पॉलीमरेज के प्रकार काम आएंगे। तो आरएनए पॉलीमरेज के 3 प्रकार हैं और तीनों प्रकार तीनों आरएनए को बनाएगा। तो इसको आपको नोट जरूर करना है। उसके बाद देखते हैं हम आगे। अब देखिए संरचनात्मक जीन जो आपको मिलेगा वो 2 टाइप का मिलेगा।
जब आपको अगर क्वेश्चन आता है अनुलेखन इकाई के बारे में बताए, तो उस टाइम में आपको इतना नहीं लिखना है संरचनात्मक जीन के बारे में। उसमें आपको अनुलेखन इकाई का अगर परिभाषा आता है तो उन्नायक समापक संरचनात्मक जीन का परिभाषा लिख के छोड़ देना है। ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं समझने के लिए कि आखिर बीच में कैसे आरएनए बन जाता है, काम कैसे होता है, तो उस काम को समझने के लिए आपको आगे पढ़ाया जा रहा है। बाकी आपको परिभाषा कुछ ढंग से लिखना है। अगर एंजाइम के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो तीनों एंजाइम आपको पढ़ा दिया गया, तीनों एंजाइम क्या बनाता है वो भी बता दिया गया, तो आप लोग एकदम बिना डर के इसे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो संरचनात्मक जीन जो आपको है, ये संरचनात्मक जीन पहले काम नहीं करता है, असक्रिय रूप में होता है और उसमें दो प्रकार होते हैं, अव्यक्तक, व्यक्तक। इसे हम एक्सॉन और इंट्रॉन भी कहते हैं। ये नाम तो आपको बुक में भी मिलेगा लिखा हुआ। इसे एक्सॉन, सॉरी इसे इंट्रॉन कहते हैं। अव्यक्तक आपका इंट्रॉन है और व्यक्तक आपका एक्सॉन है। तो इस प्रकार से हमारा संरचनात्मक जीन जो होता है अव्यक्तक होता है, व्यक्तक होता है। एक्सॉन जो है आपका, ये दोनों अभी असक्रिय है, ये दोनों में से कोई अभी काम नहीं कर रहा है। जब तक आरएनए पॉलीमरेज हम जोड़ नहीं देंगे तब तक काम स्टार्ट नहीं होगा आरएनए बनने का। इसमें भी आरएनए सारे जितने भी उसमें कोडोन है, सारे कोडोन आरएनए नहीं बनाएंगे। कुछ बेकार कोडोन भी होते हैं जिन्हें निकालना जरूरी होता है, जो कि आरएनए नहीं बनाते हैं, और कुछ ही कोडोन होते हैं, कुछ ही जीन होते हैं जो कि आरएनए बनाते हैं। जो जीन आरएनए नहीं बनाता है वो है हमारा अव्यक्तक और जो बनाता है वो है हमारा व्यक्तक। तो व्यक्तक जो बनाएंगे उनको हम लोग अंदर रखेंगे और बाकी क्या करेंगे, अव्यक्तक वाले हिस्से को निकाल देंगे। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज के जुड़ने के बाद ये आपका एचएनआरएनए शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़ता है। यानी ये धागा जो आपको अलग होते दिख रहा है ना, यहाँ से अब एचएनआरएनए जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? एचएनआरएनए। ये संरचनात्मक जीन क्या है? उन्नायक घुसा, उन्नायक स्टार्ट हो गया। उन्नायक क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज को लाकर छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया कि अब काम तुमको स्टार्ट करवाना है, मेरा काम था तुमको लाकर यहाँ रखना, लाकर रख दिया। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उठेगा और पहले देखा कि काम यहाँ पे जो आपके जीन हैं दो प्रकार के मिले, व्यक्तक और अव्यक्तक, दोनों असक्रिय हैं। पहले इनको सक्रिय करता है और सक्रिय करने के बाद एक धागा निकाल के छोड़ देता है। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, एक डीएनए विशेष प्रकार का संरचनात्मक जीन निकालता है, जो समापक के पहले जो बीच वाला हिस्सा है। इसमें अब कौन जुड़ेगा, आपका एचएनआरएनए जुड़ेगा काम को आगे आपका एमआरएनए बनाने के लिए। एचएनआरएनए जो है वो जुड़ने के बाद ये जितने भी इंट्रॉन वाला हिस्सा है गाढ़ा कलर का जो आपको किया हुआ है, ये जगह जगह पे ये इंट्रॉन वाले हिस्से को ये निकाल कर हटा देता है और हटाने के बाद ये एचएनआरएनए खुद जुड़कर लास्ट में एक एमआरएनए बनाकर दे देता है। तो इस प्रकार से आपका संरचनात्मक जीन में काम चलते रहता है। पहले क्या होगा, उन्नायक जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज को लाकर रख दिया। आरएनए पॉलीमरेज कुछ विशेष प्रकार के जीन को अलग कर देता है, जिसमें हम लोग को दो प्रकार के जीन दिखेंगे, एक व्यक्तक जो हमारे काम का है, एक अव्यक्तक जो हमारे काम का नहीं है। तो इंट्रॉन वाले हिस्से को एचएनआरएनए निकाल देता है और एक्सॉन वाले हिस्से को ही आगे चलकर एमआरएनए में बना देता है। इस प्रकार से बनाने के बाद एचआरएनए यहाँ आपका साइड हो जाएगा और समापक जो हमारा है वो इस काम को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से आपके पूरे अनुलेखन की प्रक्रिया का काम चलते रहता है। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अनुलेखन क्या है हमने पूरा अच्छे से देखा। उसके बाद अनुलेखन इकाई के बारे में पढ़ा कि किस किस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। उसी प्रकार से एंजाइम भी देखे कि तीनों आरएनए में कौन कौन सा एंजाइम काम करेगा। और फिर हमने देखा कि संरचनात्मक जीन में हम लोग को दो प्रकार के जीन मिलेंगे, जो बेकार भी है और सही भी है। तो बेकार वाले को क्या करेगा, एचएनआरएनए आके साइड कर देगा और इस प्रकार से एक एमआरएनए, ये आपका एमआरएनए पहले शुरुआत वाले भाग में हम एमआरएनए ही लिखते हैं, ये आपका आरएनए ही है, इसमें तीनों आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार से एक आरएनए हम डीएनए से बना लेते हैं। अब हम तीनों आरएनए के प्रकार को पढ़ने वाले हैं। आरएनए के प्रकार और उसके कार्य को बताएं। सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, आरएनए क्या, अनुलेखन क्या है, या डायरेक्ट पूछा जाएगा आरएनए के प्रकार बताएं एवं उनके कार्य को लिखें।
तो आरएनए आपके 3 प्रकार के होते हैं और आरएनए के तीनों प्रकार कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तीनों जो है एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए, इन तीनों का मकसद होता है आगे जाके प्रोटीन बनाना। तो आरएनए का खुद मकसद होता है प्रोटीन बनाना, तो आरएनए के तीनों प्रकार भी क्या करेंगे, उसी काम को फॉलो करते हैं। तो आरएनए के तीनों काम का काम क्या है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का काम करवाना। एमआरएनए जो आपका है ये सबसे पहले टेम्पलेट प्रदान करता है। क्या करेगा, प्रोटीन बनाने के लिए टेम्पलेट, यानी एक जो नया रज्जुक जो देने वाला है वो कौन है, आपका मैसेंजर आरएनए दे देगा। टीआरएनए क्या करेगा कि ये उठाकर एमिनो अम्ल को लाएगा टेम्पलेट तक और उसमें अनुवांशिक कूट को पढ़ने का काम करता है, यानी वो पूरे अनुवांशिक कूट को देखेगा कि कौन सा अनुवांशिक कूट क्या बनाने वाला है। तो एमआरएनए क्या किया, एमआरएनए टेम्पलेट प्रदान करने का काम किया, टीआरएनए आया और एमिनो अम्ल को लेकर आया और साथ ही साथ अनुवांशिक कूट को पढ़ने का भी काम करता है। अब आरआरएनए क्या करेगा, स्थानांतरण के दौरान संरचनात्मक जीन उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। स्थानांतरण के दौरान, स्थानांतरण कहने का मतलब कि जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस टाइम संरचनात्मक जीन को दे करके प्रोटीन बनाने का काम स्टार्ट करवाने का काम कौन करेगा, राइबोसोमल आरएनए। तो प्रोटीन बनवाने का काम आपका करेगा राइबोसोमल आरएनए, जबकि उनमें प्रोटीन बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उसको लाएगा आपका एमिनो अम्ल और अनुवांशिक कूट को भी पढ़ेगा टीआरएनए, और उससे पहले वाला जो काम है वो कौन कर देगा, एमआरएनए। तो एमआरएनए टेम्पलेट ला के दे दिया, टीआरएनए उसमें जो चीज़ें चाहिए वो दे दिया और उसको पढ़ लिया कि सही है या गलत। आरआरएनए अब उस काम को स्टार्ट करवा देता है, उत्प्रेरित कर देता है। तो इस प्रकार से आपके आरएनए के तीनों प्रकार थे और उनका कार्य था। कुछ डायग्राम को हम लोग देखेंगे जो कि आज हम लोग पढ़े हैं। ये आपका बैक्टीरिया के अंदर का है। हमने कहीं ऐसे मनुष्य में पढ़ा क्या, वो सिग्मा फैक्टर, फिर से रो फैक्टर, देखिए क्या है। जैसे हम एचएनआरएनए और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ रहे थे ना, तो बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज वो आपका सिग्मा होता है। ये सिग्मा जब जुड़ता है तो यही आरएनए बनाता है और आरएनए बना के लास्ट काम को एंड करता है रो फैक्टर। तो ये नीचे लिखा भी हुआ है डायग्राम में, बैक्टीरिया में अनुलेखन प्रक्रिया। तो बैक्टीरिया में भी हमारे जैसा ही अनुलेखन प्रक्रिया है, बस अंतर ये है कि हमारे शरीर में आरएनए पॉलीमरेज कुछ अलग होता है और इनके शरीर में आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा और रो फैक्टर के रूप में होता है। हमारा डायग्राम यहाँ है, ये आप लोग को दिख रहा है कुछ 5-3, यहाँ पे ये जो बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ये आपका संरचनात्मक जीन वाला है, जो कि ओपन हो गया और ओपन होकर एक इससे धागा निकला है। इसमें 2 हिस्से हैं, एक्सोन और इंट्रॉन। इंट्रॉन वाले हिस्से को निकाल कर हम फेंक दिए और हम केवल अपना एक्सोन वाला हिस्सा रखें। इसमें ये जो जीपीपी लिखा हुआ है ये आपका एचएनआरएनए है, जो कि काम को स्टार्ट करवाता है और लास्ट में एमआरएनए बनाकर छोड़ देता है। तो सुकेंद्रियों में अनुलेखन प्रक्रिया, ये हमारे शरीर में सुकेंद्रीय हम ही हैं, तो हमारे शरीर का अनुलेखन प्रक्रिया है। तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अनुलेखन क्या है, इसके इकाइयों के बारे में बताएं, इसमें शामिल एंजाइम का कार्य बताएं। उसके बाद आरएनए के प्रकार को हमने देखा, आरएनए कैसे बना, संरचनात्मक जीन में कितने जीन होते हैं, 2 व्यक्तक अव्यक्तक। काम को स्टार्ट करवाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा और उसी के साथ आपका व्यक्तक अव्यक्तक को हटाने के बाद व्यक्तक के साथ एचएनआरएनए जुड़ जाता है और फिर लास्ट में एमआरएनए बना देता है। तो आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हुआ है, तो कोशिश आप लोग ज़रूर करेंगे कि इसको पूरा क्लियर कर ले। और हाँ, लाइक कमेंट करना ना भूलें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक, आगे की टॉपिक की चर्चा करेंगे।